स्टॉक वीडियो में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं रजनीश वेलनेस लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर कंपनी की हम वेबसाइट पे चलते हैं तो कंपनी सबसे पहले पता करते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी जो है लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द सेलिंग वेरियस प्रोडक्ट एंड कैटेगरी रेंजिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आयुर्वेदिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट, जिसको अगर हम रेंज इसकी अगर देखें कंपनी की, थोड़ा वेबसाइट पे चलेंगे। अगर हम वेबसाइट पे चलें तो ये देखिए कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको ये सेल करती है, सुदंता है, सुदांता। उसके बाद अगर यहाँ देखें एक प्लेविन नाम से और इसका प्रोडक्ट मार्केट में आता है, प्लेविन नाम से ये जो प्रोडक्ट है। उसके बाद एक एक जो ये इसके लिए रेटिनोवाइज इचिंग स्किन प्रॉब्लम्स के लिए प्रोडक्ट हैं, तो ये कुछ प्रोडक्ट की सेल करती है कंपनी, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखें कंपनी की थोड़ी वेबसाइट, उसके बाद कंपनी के हम फंडामेंटल की तरफ चलते हैं। फंडामेंटल कंपनी क्या करती है, लेकिन याद रखिएगा इनका ये निर्माण नहीं करती, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, इनकी सेलिंग करती है, ठीक है सर। हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल। अगर मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 114 करोड़ का कंपनी का है, ठीक है। एक बात और है सर, इन इन वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ रजनीश वेलनेस को केवल आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ और ये बताने के लिए बना रहा हूँ किस तरह से आप एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी को देख सकते हैं और खोज सकते हैं। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप 114 करोड़ का है। मैंने अभी ये नहीं कहा है कि ये फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। मार्केट कैप अगर देखें तो मात्र 114 करोड़ का। ध्यान रखिए एक बहुत ही छोटा मार्केट कैप है जिसको हम माइक्रो कैप कंपनी भी कह सकते हैं, ठीक है सर, माइक्रो कैप कंपनी। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो स्टॉक का पी रेशियो 137 का है, जो कि बहुत हाई है। कितना सर, 137 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो बुक वैल्यू जो है कंपनी की, वो कितनी है, 1 रुपया 10 पैसा की है। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 1 रुपया 48 पैसा का, अपने बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो फेस वैल्यू 1 रुपए की है। पीज रेशियो की बात की जाए तो पीज रेशियो माइनस का है। एक बात याद रखिए हमेशा से सर, जहां भी जिस भी कंपनी का हमें पीईजी रेशियो, ठीक है सर, जिस भी कंपनी का पीईजी रेशियो अगर आपको नेगेटिव मिले तो उस कंपनी की तरफ पहली बात तो ध्यान नहीं देगी, उस कंपनी की तरफ ध्यान मत दीजिए, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर आप ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा और आगे फंडामेंटल देखते हैं, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आपको डिविडेंड कितना मिलता है, कोई डिविडेंड नहीं है। कर्जा अगर देखा जाए तो कोई कर्जा नहीं है, ये अच्छी बात है। रिजर्व अगर देखा जाए तो कंपनी के पास 7 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है, 7 करोड़ 64 लाख का रिजर्व है कंपनी के पास। पिट्टोस की स्कोर की बात की जाए तो 8 का पिट्टोस की स्कोर है, जो कि अमूमन पिट्टोस की स्कोर की अगर बात करता हूँ, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो पिट्टोस की स्कोर में कितने अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, जिसमें कंपनी कितने मिल रहे हैं, 8 अंक मिल रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा दर्शा रहा है, ठीक है सर। लेकिन क्या होता है कि हर पैरामीटर पे हमें स्टॉक को देखना होता है। केवल ये नहीं कि पेट्रोस की स्कोर 8 है, लेकिन अभी दूसरा ये भी हमने देखा कि पीजी रेशियो माइनस का है, तो उसको छोड़ दें। हर पैरामीटर पे कंपनी को देखना पड़ेगा। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ 103% की है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो कंपनी के पास नेगेटिव है नहीं है। उसके बाद अगर सेल्स ग्रोथ 5 साल की और 3 साल की अगर देखी जाए तो 3 साल की सेल्स ग्रोथ 79% की है, ठीक है सर। और 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 13% की है। उसके बाद अगर यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग 16% की है, ठीक है सर। अगर प्रमोटर की होल्डिंग चलो 16% है, कम है, क्योंकि 50% से अगर कम प्रमोटर की होल्डिंग्स होती हैं तो वो कंपनी में अपने अनुसार निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग देखी तो हमने 16% की है। आगे अगर चलते हैं तो करंट रेशियो 7.14 का है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना करंट रेशियो अधिक होता है, क्या सर, करंट रेशियो जितना अधिक होता है उतना ही कंपनी के लिए अच्छी बात होती है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है सर। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे इसके रिजल्ट की तरफ चलते हैं। रिजल्ट किस प्रकार के आए कंपनी के, अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिएगा आप, 3 करोड़ सेल्स कितनी हुई है, 3 करोड़ की सेल्स हुई है, और ये सेल्स अब बढ़कर कितनी पहुंची है, ये 17 करोड़ की सेल्स पे पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस भी उसी अनुसार बढ़ा है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें हम, तो मार्जिन यहाँ देखिए, मार्जिन यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे 0.35%, यहाँ पे 0.22%। अब ये मार्जिन आपका 2.76% आ गया है, जो कि पहले, अब मार्जिन अगर बात करें तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन सर होता है कि आप कितने रुपए पे धंधा कर रहे हैं। आप ये सोच लीजिए जैसे आप कोई दुकान खोले या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस ही मान लीजिए, बिजनेस आप अगर कोई कर रहे हैं तो बिजनेस आप, जैसे आपने कमाई कितने रुपए, जैसे आपने मान लो एंड साल के अंत में जब साल की खत्म होती है 31 मार्च को, तो आपने कमाई मान लो आपने 100 रुपए धंधे में बचाए, ठीक है।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने 100 रुपए कमा तो लिए लेकिन आपको बचत कितनी हुई, ठीक है। अब बचत काय की हुई, बचत होगी जो आप जिसमें आप खर्च करने के बाद, मान लो आपको वर्कर भी देने, सबको देने, सब खर्च करने के बाद आपको कितना परसेंट मार्जिन हुआ या कितना परसेंट बचा। आपने कहा हमें 1 रुपया बचा, ठीक है। तो आप बताओ 1 रुपया पे आप क्या करेंगे, मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद अगर 1 रुपया आपको बच रहा है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना आया, मात्र 2.76% का। उससे पहले मार्जिन 0.06% का, जो कि है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिएगा आप। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आया है, 28 लाख का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 17 लाख का नेट प्रॉफिट है। उससे पहले 20.28 करोड़ का है। तो इस प्रकार के ये नेट प्रॉफिट है, लेकिन उससे पहले ये नेट प्रॉफिट आपके नेगेटिव चल रहे थे, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं, आगे हम देखते हैं साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल के प्रदर्शन में भी सेल्स 25 करोड़ से सेल्स बढ़ के 82 करोड़ 76 करोड़ पे पहुंच गई है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर भी कम ही नजर आ रहा है, ठीक है। केवल 2 क्वार्टर में ये 2.60% और ये बढ़ा है, लेकिन उससे पहले ही माइनस का ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये पूरा निगेटिव था 2-3 जगह पे, ये 2-3 सालों में। उसके पहले ये 15.65%, 12% का, इस बार का 1.60%। आगे अगर चलते हैं तो आगे नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट पिछली बार से इस बार साल का कम हुआ, और उससे पहले 0.46, 0.39, 0.10। अब जो देखो सर, सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको, एक 100 करोड़ के आसपास की जो कंपनी होती है उस कंपनी में अगर क्या होता है, इन कंपनी में ऐसी ऐसी दिक्कतें तो ये रहेंगी, क्योंकि ये कहीं माइनस का है कहीं क्या है। तो ये एक माइक्रो कैप श्रेणी की कंपनी आ जाती है। कितनी सर, माइक्रो कैप श्रेणी की कंपनी आ जाती हैं और इनमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी होती हैं, जैसे कल मैंने, अगर कल क्या मैंने वीडियो देखा हो तो मैंने एक कंपनी आपको दी थी जो कि 1,000 करोड़ से कम की कंपनी थी, लेकिन नाम था उसका प्रीमियर पॉली फिल्म। कौन सा नाम था सर, अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो आपने ये देखा होगा, प्रीमियर पॉली फिल्म, जो मैंने एक आपको छोटी कंपनी दी थी। अगर उस कंपनी के फंडामेंटल की बात करूं, या आपको मैं कभी कभार एक आध वीडियो में बताता रहता हूं कि जो एक 1,000 करोड़ से कम की कंपनी जो आपको बताता हूं, तो मैं हमेशा फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात करता हूं। तो अगर उस प्रीमियर पॉलीफिल्म की बात करें तो कल के दिन भी उसमें 5% का सर्किट लगा था, लेकिन स्टॉक एक फंडामेंटल जबरदस्त स्टॉक है सर। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा थोड़ा सा अलग हटके, कि देखिए एक तो हमें हमेशा स्टॉक ऐसे फंडामेंटल के अच्छे देखने चाहिए, फंडामेंटल जिससे कि अगर पैसा हमारा नेगेटिव जाता है, क्योंकि देखो 1,000 करोड़ से कम की कंपनी या ये 1,000 करोड़ से जितनी भी कम की कंपनी होंगी वो वॉलेटाइल रहती हैं हमेशा। आप याद रखिए कैसी रहती हैं, वॉलेटाइल। जब वॉलेटाइल रहती हैं तो हम ऐसी कंपनियों में निवेश करें, फंडामेंटल जिसका मजबूत होगा, तो वो अगर ऊपर से नीचे आ रही है स्टॉक तो यहाँ से ऊपर चल दे। लेकिन कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें क्या होगा, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी फिर यहाँ से उठेंगी नहीं। तो हमें क्या करना है, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक में ही निवेश करना है, और ये नहीं करना है कि जिसका फंडामेंटल मजबूत ना हो हम उसमें निवेश करें। आगे देखते हैं रजनीश वेलनेस क्या कहता है। उसके बाद अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल की 79% है, ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 118% है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद स्टॉक सीएजीआर 3 साल में 25% का है, और 1 साल में माइनस का 85% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखी जाए 3 साल में मात्र 1% की है। आगे अगर बात करते हैं बैलेंस शीट पे चलते हैं, तो बैलेंस शीट अगर देखते हैं, रिजर्व कंपनी के पास अब 7.64 करोड़ का रिजर्व है, जो कि अच्छी बात है। रिजर्व बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन ये 1-2 जगह रिजर्व बढ़ा है, यहाँ से फिर रिजर्व कम हुआ है थोड़ा सा। और अगर ध्यान देते हैं फिक्स्ड एसेट की बात करें, अब देखो फिक्स्ड एसेट कंपनी का, क्योंकि कंपनी कोई माल बनाती नहीं है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, केवल मालों को बेचती है, और फिक्स्ड एसेट के नाम पे कंपनी के पास कुछ नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद अगर देखें कोई कामकाज चल रहा है वो भी नहीं चल रहा है, ठीक है सर। कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है, कोई भी कामकाज नहीं कंपनी का। उसके बाद आगे अगर देखते हैं तो आगे अगर हम रेशियो पहुंचते हैं तो रेशियो अगर देखे जाए तो डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, कैश कन्वर्जन साइकिल, ये जो हैं ये आपके 160 दिन के हैं, 47 दिन के हैं, 77 दिन के, 130 दिन के। अगर मैं आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो हमेशा बताता हूँ कि जो डेब्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल सारे के सारे 90 डेज से अंदर होने चाहिए। कितने होने चाहिए सर, 90 डेज के अंदर होने चाहिए। जब ये 90 डेज के अंदर होते हैं तो आपको कंपनी का सारा काम का ये पता चलता है कितने दिनों में आप देनदारों को पैसे दे पा रहे हैं, कितने दिनों में जो आपके पास प्रोडक्ट बचा है, आपके पास जो इन्वेंट्री है उसको कितने दिनों में सेल्स में परिवर्तित कर पा रहे हैं। डेज पेबल क्या है, कितने दिनों में आपके जो वेंडर्स हैं या आपके जिन्होंने आपसे पैसे लिए उनको आप दे पा रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, कि आप कैश को कितने दिनों में, मतलब जो भी इन्वेंट्री है उसको कितने दिनों में कैश में परिवर्तित कर पा रहे हैं, और जिसको कि आप अपनी कंपनी में लगा पा रहे हैं, ठीक है।
है सर। तो ये सारे कितने होने चाहिए, 90 डेज के अंदर होने चाहिए। कितने सर, 90 डेज से अंदर होने चाहिए। जब 90 डेज के अंदर होते हैं तो कंपनी का 3 महीने में रिजल्ट आता है। जब ये सारे कुछ 90 डेज के अंदर होते हैं तो आपको ये पता चलता है कंपनी का कामकाज, क्योंकि अगले क्वार्टर में 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो आपको सही सही इसकी जानकारी मिल जाती है। ठीक है सर। उसके बाद अगर आगे देखते हैं शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न 16.24% का है और ये लगातार कब से है, जून 2023 से है। ठीक है सर, जून 2023 से 16% का है। उससे अगर पहले अगर बात करें तो जुलाई 2022 में 16.05% का, 16.05% का। और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई 16.24% और जून 2023 से कितना सर, जून 2023 से 16.24% का प्रमोटर की होल्डिंग्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम एफआई की होल्डिंग देखें तो एफआईआई की होल्डिंग्स सर यहाँ पे बढ़ी 2024 में एफआई ने अपनी होल्डिंग्स ली। उसके बाद 2024 के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर नीचे देखें तो मार्च में अपनी मार्च में होल्डिंग्स एफआईआई ने ये पकड़ी। उसके बाद जून में थोड़ी सी होल्डिंग्स बढ़ाई लेकिन सितंबर के क्वार्टर में होल्डिंग्स को कम कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ पब्लिक की होल्डिंग देखें तो पब्लिक की होल्डिंग से पहले 95% थी, उसके बाद नहीं सर, पब्लिक की होल्डिंग 83.95%। उसके बाद अब थोड़ी सी पब्लिक की होल्डिंग घटी और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे फिर बढ़ी है। कहाँ पे सर, सितंबर के क्वार्टर में 83.57%। ठीक है। और जो एफआईआई ने माल बेचा, जिसको माल एफआईआई ने बेचा उस माल को किसने खरीदा, उस माल को पब्लिक ने खरीदा। ठीक है सर, उस माल को पब्लिक ने खरीदा एफआईआई के माल को हटाने के बाद। अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ, चार्ट देखते हैं कंपनी का क्या कहता है। हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर। अगर चार्ट पे देखते हैं कंपनी का तो चार्ट पर भी कोई ज्यादा इसमें मजबूती नजर नहीं आ रही है। ठीक है सर। अब दूसरी बात, अब जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखिए। देखो मेरी तरफ से स्टॉक में कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है सर, ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं क्योंकि 1000 करोड़ से कम की कंपनी होती है वो हमेशा से ही रिस्की होती है, ये बात आपको याद रखनी होती है। और ऐसे स्टॉक में मात्र उतना ही निवेश करते हैं जितना के आपके स्टॉक का या प्राइस को नीचे जाने पे आपकी दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, ऑपरेटर हावी होते हैं और ऑपरेटर इस स्टॉक को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मान लो पहले ऊपर ले गए, फिर देखो 20 रुपए पे आया स्टॉक और फिर नीचे आ गया। तो ऐसे स्टॉक में क्योंकि छोटे स्टॉक होते हैं, ऑपरेटर इनमें हावी होते हैं, इसलिए ऐसे स्टॉक हमेशा से रिस्की हैं। और अगर आपका इसमें मन करता है निवेश करने का, इसमें ही नहीं किसी भी स्टॉक में, अगर आपका जो कि एक पेनी स्टॉक होता है, जो कि एक छोटा स्टॉक होता है, जो कि 1000 करोड़ से कम का होता है, तो उसमें पोर्टफोलियो का मात्र 0.5% या 1% से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपके हमेशा के लिए पेनी स्टॉक्स के लिए सलाह है। तो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सारा कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, स्टॉक ये राइट इशू भी लेके आने वाला है, जो कि 49 करोड़ का राइट इशू है, ये बात रह गई थी मुझे बताने की। और राइट इशू लाके ये कंपनी को फंड रेजिंग करना चाहते हैं, उससे आगे कुछ और बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। तो ठीक है सर, आपको मैंने सारा कुछ बताने की कोशिश की। अगर अगर आपको इसके, आप भी एक बार अध्ययन करिए, आपको अगर सारा कुछ समझ में आता है, इसका स्टॉक आपको अच्छा लगता है तो स्टॉक में आप उतना ही निवेश करना चाहिए। फिर से एक बार कह रहा हूं, मात्र 0.5% या 1%, जो कि ये समझ लेना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए कितनी, लगभग 2-3 सालों के लिए, जो कि ये समझना चाहिए कि ये पैसा हमारा आपके जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, ऐसे ही इन पेनी स्टॉक से निवेश करिए तो आपका दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो अगर आप एक इसको स्टंट की तरह करेंगे, मान लो इसके करेंगे कि लाओ हम इसके 2 लाख शेयर लेके डाल दें, लाओ इसके 3 लाख शेयर लेके डाल दें, ऐसा स्टंट नहीं करना चाहिए। आपको मेरी सारी बात समझ में आई होगी। आपको अगर सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।